वो तो वही इलेक्शन हो भी गए हैं तो भी गठबंधन जो है उनके बीच में प्रॉब्लम्स ही हैं। आज कमर जमान कायरा साहब जो हैं उन्होंने आज एक्सप्लेन किया है कि पीपीपी के बारे में ये जो र्यूमर्स आ रहे थे कि ये गवर्नमेंट को ज्वाइन करेगी, ये बिल्कुल बेसलेस हैं, क्योंकि पीएमएल-एन के लीडर्स जो थे उन्होंने जो है कायरा साहब और जो बलोच चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी जो कि पीपीपी के लीडर हैं उनके साथ कोई बातचीत शुरू की थी। इसके अलावा इनकी मुलाकात जो थी प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब से भी हुई थी कि जिससे पता चला कि शायद ये लोग गवर्नमेंट में शामिल होंगे। इसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि मैं जो इकबाल साहब से मिला था डेवलपमेंट स्कीम्स जो अपने इलाके में है उसके ऊपर बात करने के लिए गया था और ट्रेजरी बेंचेस को ज्वाइन करने के लिए नहीं गया था। हमने गवर्नमेंट को ज्वाइन करने की कोई भी बातचीत नहीं की। और मगर मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फेडरल जो कैबिनेट है उसको एक्सपैंड करने का सोचा है और उन्होंने इनवाइट किया है पीपीपी को कि गवर्नमेंट को ज्वाइन करें। पीएमएल लीडर्स जो हैं सीनियर और जिनके जो एलाइज हैं उनके बारे में वो कह रहे हैं कि जी मैं उनको इंक्लूड करना चाहता हूँ कैबिनेट में। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बातचीत शुरू कर दी है और उन्होंने पीपीपी को कहा है कि आप आएँ ताकि न्यू कैबिनेट मेंबर्स का अनाउंसमेंट किया जा सके। लोकल कोर्ट जो है इस्लामाबाद में उसने आज एक्विट किया है इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी को और अवामी मुस्लिम लीग के जो चीफ हैं शेख रशीद अहमद को इन वेंडलिज्म एंड राइटिंग केस रिलेटेड टू आज़ादी मार्च इन 2022। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान जो है वो अपना वर्डिक्ट इस केस में दे रहे थे जो लॉन्च किया गया था, यानी ये केस लॉन्च किया था एट I-9 पुलिस स्टेशन इन इस्लामाबाद अगेंस्ट द लॉन्ग मार्च बाय पीटीआई इन 2022 और इसके अंदर इनके ऊपर चार्जेस लगाए थे वेंडलिज्म एंड वायलेशन ऑफ सेक्शन 144। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है उसने एक्विट किया है आज दूसरे भी जो पीटीआई के लीडर्स हैं सादात अब्बासी, अली नवाज आवान। नवंबर 2022 में जब ये आज़ादी मार्च हो रहा था तो खान साहब अपने दूसरे पीटीआई के लीडर्स और सपोर्टर्स के साथ बहुत सारे सिटीज़ का दौरा कर रहे थे और उसके अंदर इन्होंने अनाउंस किया था खान साहब ने कि हम चाहते हैं कि असेंबलीज़ को किया जाए, डिसॉल्व किया जाए। और पीटीआई जो थी उसने फिर अक्टूबर 28, 2022 को जो है ये मार्च जब यहाँ पे लेकर आए थे तो फिर उसकी वजह से ये जो कोalition गवर्नमेंट थी मकसद ये था कि उसको हटाया जाए जल्दी से जल्दी और यहाँ पे अर्ली जो है इलेक्शंस करवाए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने जनाब 1 महीना दिया है आज अब डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स को कि वो डिसाइड करें इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बेगम का जो इद्दत का केस है उसके अंदर, क्योंकि इसको ये जो सारा केस था इसको चैलेंज किया था, इसकी कन्विक्शन को दोनों ने ही। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो प्लीज जो है वो भी सुनी जाए जिसमें कि कहा गया था कि ये जो 10 दिनों की जो सेंटेंस है इसको भी जो 10 दिनों के अंदर अंदर इस सेंटेंस को जो है आप जो डाला गया था प्ली के सस्पेंड करें तो उसको देखें और 1 महीने के अंदर अंदर इसका जवाब दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो थे वो ये जो बहुत सारी मल्टीपल प्लीज जो डाली हुई थी खान साहब और बुशरा बीबी ने उसके ऊपर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जो हैं वो उन्होंने जो अपना वर्डिक्ट रिजर्व किया है जिसके बारे में इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया था और उसके ऊपर ही फिर उन्होंने अपील की थी हाई कोर्ट को कि भाई आप इनको बोलें कि फटाफट ये केस सुने और इसको खत्म करें। इसके अलावा बुशरा बीबी जो थी उन्होंने भी केस जो था वो सेशन कोर्ट्स में डाला था और उन्होंने कहा था कि इनकी सेंटेंस जो है उसको सस्पेंड किया जाए। लास्ट वीक जो है उन्होंने फिर मूव किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि उनकी सेंटेंस इद्दत केस में सस्पेंड करें। उसी सिलसिले में आज इस्लामाबाद कोर्ट जो है हाई कोर्ट जो है बात कर रही थी। इमरान खान शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको जो एक्विट किया था साइफर केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको चैलेंज किया है FIA ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जून 3 को ये सारा का सारा जो केस था इसको ख़त्म किया था और इसके ऊपर केस इनको लगाया गया था कि इन्होंने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है उसको मिसयूज़ किया और मिसप्लेस किया है तो इसलिए इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। दोनों को जो है 10 साल की कैद भी इस सिलसिले में सुनाई गई थी जनवरी में दिस ईयर, तो उसको जो था वो ख़त्म किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। साइफर जो था वो सबसे पहले आपको पता ही है कि इमरान
इमरान खान साहब ने मार्च 27, 2022 को एक पब्लिक रैली में लहराया था क्राउड के सामने, और उन्होंने कहा था कि एक फॉरेन नेशन जो है कंस्पायर कर रही है मेरी गवर्नमेंट को हटाने के लिए, और फिर उन्होंने डायरेक्टली यूएसए का नाम ले लिया था। और उन्होंने अलेज किया था कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया जो अफेयर्स हैं डोनाल्ड लू, वो सारी की सारी ये साजिश कर रहे हैं। तो एफआईए ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उसके पास एक तो ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं है और उसके पास इतनी पावर भी नहीं है, और उसने प्रॉपरली ये केस देखा भी नहीं है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए उनका जो ये इस केस को रद्द करना है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसलिए हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आई है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं उनको 9 रुपीज़ पर लीटर जो है वो जून 16 से कम किया जा सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज सोर्स जो है उन्होंने बात की, सोर्सेज ने बात की है मीडिया के साथ। उन्होंने कहा इसके साथ साथ जो डीजल का रेट है उसको भी कट किया जाएगा 4 रुपीज़ पर लीटर, केरोसिन ऑयल 2 रुपीज़ पर लीटर। पाकिस्तान जो है ये फोर्ट नाइटली प्राइसेस जो है फिक्स करता है अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएशंस इन द इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स, और जो उसका रुपी और डॉलर का पैरिटी है उसको सामने रखते हुए 85% ऑफ पाक ऑयल नीड्स जो हैं वो इंपोर्ट की जाती हैं। पाकिस्तान जो है वो जाहिर है कि अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और इन्फ्लेशन भी बहुत ऊपर चली गई है। तो इसके लिए जो ये रिलीफ है ये काफ़ी है, क्योंकि इनसे जो है काफ़ी गवर्नमेंट के एक्सचेकर में के अंदर पैसा जाता है। तो अगर ये अप्रूव हो गई, ये जो समरी भेजी गई है, तो फिर जो पेट्रोल की प्राइस है अब वो 259.36 पर लीटर हो जाएगी फ्रॉम द करंट 268.36 पर लीटर। जो हाई स्पीड डीजल है वो अब जो है उसकी प्राइस आ जाएगी 266.22 पे, अभी उसको बेचा जा रहा है 270.22 रुपीज़ के ऊपर। और इसके साथ साथ जो है ये जो डीजल और जो दूसरी प्राइसेस हैं उनको इससे पहले भी कम किया गया था। पेट्रोल की प्राइस को मई 31 को भी कम किया गया था बाय 4.74 रुपीज़, और इसके साथ साथ मई 31 को ही डीजल की प्राइसेस भी कम की गई थी बाय 3.86 रुपीज़। तो ये अब दूसरी दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है। हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो पहा हुआ है, ज़ाहिर सियासत तो जो है ही है। मोदी जी जो हैं कल फ्राइडे को G7 की मीटिंग पे जा रहे हैं, और वहाँ पे उनका आमना सामना जो है वो ट्रूडो साहब के साथ हो सकता है, और जाहिर है कि वो ट्रूडो के साहब के साथ उसी सिलसिले की बातें करेंगे। और G7 की ये जो मीटिंग चल रही है इसमें जहाँ पे और बहुत सारे मुद्दे हैं, और जिसमें इंडिया वैसे शामिल नहीं है, लेकिन इंडिया को खास तौर पे एज अ गेस्ट इसको बुलाया गया है, और ये मोदी जी की G7 के अंदर 5th पार्टिसिपेशन होएगी। इनको जो है हमेशा से एज अ गेस्ट बुलाया गया है यहाँ पे। फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं विनय क्वात्रा, उन्होंने आज एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि हमने कनाडा को बड़ी दफा सीरियस अपने कंसर्न्स के बारे में बताया कि आपका मुल्क जो है एक प्लेटफॉर्म और एक जमीन जो है वो ऑफर कर रहा है एंटी इंडिया और खालिस्तानी एलिमेंट्स को, लेकिन जो कनाडा की गवर्नमेंट है उसको सीरियसली नहीं ले रही है। हमने उनको बड़ी दफा कहा है कि आपको एक स्ट्रांग एक्शन इनके खिलाफ लेने की जरूरत है, लेकिन ट्रूडो की गवर्नमेंट जो है वो उसने कुछ भी नहीं किया है। आपको पता ही है कि इंडिया और कनाडा के बीच में ताल्लुकात उस वक्त खराब हो गए थे सितंबर में, जब ट्रूडो साहब ने कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के अंदर अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट हमको इंडियन एजेंट्स की नज़र आ रही है। हिंदुस्तान इसको खालिस्तानी टेररिस्ट कहता है, और ये जो हैं इनके बारे में ये भी वो कहते हैं कि कई खालिस्तानी टेररिस्ट जो है वो हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स को थ्रेटन करते हैं कनाडा के अंदर। तो इस सिलसिले में जो फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा साहब हैं वो बात कर रहे थे। इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया क्वात्रा साहब से कि अभी इटली में भी गांधी जी की जो मूर्ति थी उसको डिफेज और वेंडलाइज किया गया है। उसके ऊपर क्वात्रा साहब ने कहा कि हम बड़ा रिग्रेट करते हैं और हम ये इशू जो है इटालियन अथॉरिटीज़ को हम बताएंगे। एक इंटरव्यू जनाब बड़ा इंटरेस्टिंग आया है करण थापर साहब का, जो नसीरुद्दीन शाह साहब हैं उनके साथ, और उसके अंदर करण थापर साहब ने नसीरुद्दीन शाह साहब से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे, जिसमें कि नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा जी कि जो मुझे बड़ी अच्छा लगेगा अगर मोदी जी जो है स्कल कैप यानी कि वो जो मुसलमानों की जो टोपी है उसको पहन लें, तो ये एज अ गुड विल जेस्चर हम इसको कंसिडर करेंगे, और ये शो करेगा कि शायद मोदी जी जो है उनको नफरत नहीं है मुसलमानों से। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मैं तो कन्विंस नहीं हूँ वैसे कि मुसलमानों के लिए वो कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन अगर वो
ऐसा कुछ करेंगे तो शायद मैं थोड़ा बहुत उनको बिलीव कर सकूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है मोदी जी की बातें जो हैं वो दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग लेस एंड लेस सेंस, यानी कि मोदी जी की बातों में कोई सेंस नहीं होती है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है। जो आदमी ये कहता है कि मुझे गॉड ने भेजा है और मैं जो है गॉड हूं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि इट शुड स्केयर द डे लाइट्स आउट ऑफ एवरीबडी इन इंडिया। तो उन्होंने कहा जी कि ये लोगों को डराने के लिए काफी होना चाहिए अगर कोई आदमी बोल दे कि मैं गॉड हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि वो लार्जर देन लाइफ हैं और वो उनको कोई हटा नहीं सकता, वो बड़े इगोइस्टिक किस्म के बंदे हैं। उनको लगा कि मुझे तो मैं हमेशा से मैं फॉर लाइफ में यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, लेकिन अब जब उनके पास जो है वो मेजॉरिटी नहीं आई है तो अब उनको जब पावर शेयरिंग करनी पड़ जाएगी तो ये बड़ी बिटर पिल है जो इनके लिए सॉलो करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि जब आपने सुना कि बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली है तो आपका क्या ख्याल था, तो उन्होंने कहा कि आई ग्लोटेड और वो कहते हैं जी मैंने एक साई ऑफ रिलीफ लिया क्योंकि अब मोदी जी जो है बहुत ज्यादा अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। लेकिन मोदी जी ने कभी भी अपनी ये जो मेजर्ड सी स्माइल करते हैं और क्रोकोडाइल टीयर्स अपने यानी कि मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, ये मुझे कभी भी इंप्रेस नहीं किए हैं। और उन्होंने कहा कि क्या मोदी जी अच्छे एक्टर नहीं है, तो नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि वो बड़े अच्छे एक्टर हैं, इसलिए कि वो अपनी जो नफरत है हमारे खिलाफ वो छुपा नहीं सकेंगे। और इसके अलावा उन्होंने मीडिया को भी कहा कि तुम जो अननीडेड प्रेज करते रहते हो 24 घंटे मोदी जी की, तो तुम लोगों को भी अब इंट्रोस्पेक्टिव करने की जरूरत है। तो बहुत ही हार्ड हिटिंग किस्म का ये इंटरव्यू था जी करण थापर साहब के साथ नसीरुद्दीन शाह का। अगर आप देखना चाहते हैं द वायर के ऊपर पड़ा हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं। और जनाब मुंबई जो है वो तो दुनिया का बड़ा लश-पश किस्म का सिटी बनता जा रहा है, लेकिन मुंबई के आसपास के लोग जो हैं वो मरते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मुंबई में चीज़ों को अच्छा करने के लिए जो और बेतहाशा ये जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा रहा है, उसकी वजह से जो वाटर टेबल है वो नीचे आ रहा है, क्योंकि ज़मीन का सारा पानी खींच के पाइपलाइंस के जरिए भी और कनाल्स को भी कनेक्ट करके जो है मुंबई को दिया जा रहा है। उसके आसपास के जो सैकड़ों ही गांव और डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो खाली होते जा रहे हैं और वहां पे सूखा पड़ता जा रहा है। और वहां पे तो ट्रेडिशनल वेल्स होते थे वैसे, लेकिन पानी को जमीन के नीचे से इतना ज्यादा खींचा जा रहा है ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स मुंबई के अंदर लाने के लिए कि वो वेल्स जो हैं वो भी अब सूखते चले जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर शदीद किस्म की गर्मी है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसकी वजह से भी वेल्स जो हैं पानी कम होने की वजह से सूखते चले जा रहे हैं। यहाँ के इलाके के लोग कहते हैं जी कि हमको हफ्ते में 2 से 3 बार टैंकर मंगवाने पड़ते हैं और हमने बड़ी दफ़ा गवर्नमेंट को कहा है कि लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी इसके सिलसिले में नहीं करती। और कभी कभी तो हमें उस नाले और नदी में जिसमें कि हम अपने जानवरों को नहलाते धुलाते हैं, जिसमें गंदगी भी वो करते फिरते हैं, उसका पानी हमको पीना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुंबई जो है इंडिया का 2nd बिगेस्ट रैपिडली एक्सपैंडिंग सिटी है और 22 मिलियन लोग मुंबई के अंदर रहते हैं। तो उनको खुश करने के लिए वो कहते हैं जी ये सारे पानी खींचा जा रहा है और ये जो गंदा पानी हम पीते हैं उसकी वजह से हम काफ़ी बीमार भी रहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। तो ये है जी अंदर की स्टोरी, ठीक है जी। और जनाब अजय देवगन और तब्बू आपको फिर से नजर आएंगे। एक उनकी अपकमिंग फिल्म है औरों में कहाँ दम था उसके अंदर, और ये इनकी 9th फिल्म होएगी टुगेदर। इसके अंदर देखा जा रहा है कि 1990s का एक जो है वो बड़ा इमोशनल ड्रामा, बड़ा नॉस्टैल्जिक ड्रामा जो है पेश किया जा रहा है। एक लव स्टोरी है जिसके के अंदर जिमी शेरगिल जो है वो तब्बू के हस्बैंड हैं और इसके साथ साथ इनमें इस फिल्म के अंदर शांतनु महेश्वरी और साए मंजरेकर भी हैं। तो तब्बू जो है उसका लव अफेयर था कभी देवगन के साथ, तो वो बहुत अरसा जेल में रहने के बाद वापस आ जाता है, तो उसके गिर्द जो है ये स्टोरी है। तो ये जो फिल्म है रिलीज हो रही है जुलाई 5 को, तो जो है उसकी आज लॉन्च थी मुंबई के अंदर। फिल्म मेकर करण जौहर साहब जो हैं उन्होंने लॉ सूट फाइल किया है मुंबई की हाई कोर्ट के अंदर अगेंस्ट राइटर डायरेक्टर बबलू सिंह, जो कि और उनके जो प्रोड्यूसर हैं इंडिया प्राइड एडवाइजरी के संजय सिंह साहब, उनके खिलाफ, क्योंकि वो एक फिल्म ला रहे हैं जिसका के नाम है करण और जौहर।
तो उन्होंने कहा जी कि इन लोगों ने मेरा नाम गलत तरीके से यूज़ किया है और ये मुझे बैड नेम दे रहे हैं और इससे मेरे नाम को बड़ा और मेरे गुडविल को डैमेज मिला है। ये जो प्रमोशनल आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ट्रेडल प्रमोशंस कर रहे हैं मेरा नाम ले लेके ताकि लोग इनकी फिल्म देखने आए, ये बिल्कुल अनलॉफुल है और ये मेरा नाम का एक्सप्लॉयटेशन है विदाउट माई ऑथराइजेशन। तो इसलिए आज उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट को, मुंबई हाई कोर्ट को कहा है कि भाई इनके खिलाफ आप एक्शन लो और जब तक ये चलेगा, केस भी चलेगा, तो इनको मना करें कि ये फिल्म भी अपनी रिलीज नहीं कर सकते हैं। केरला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं डॉक्टर मोहन कुमुमल, उन्होंने रोक दिया है सनी लियोनी का एक डांस परफॉर्मेंस होने वाला था यहाँ पे और उन्होंने कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस में जो कि है केरला के कैपिटल में थिरुवनंतपुरम के अंदर वो रोक दिया गया है। उन्होंने कहा जी कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने कोई भी आउटसाइड परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बंद कर दी हैं और वैसे भी बॉलीवुड के स्टार्स को पैसे बेतहाशा देने पड़ते हैं और यहाँ पे सिर्फ 300 बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम इनसे पैसे जमा नहीं कर सकते और बाहर से हम इकट्ठा करने की हमें इजाज़त नहीं है, तो इसलिए जो है इसको बंद किया जाए। इसके साथ साथ न्यूज़ आई थी क्योंकि इनको इसलिए बुलाया गया था क्योंकि एक मलयाली फिल्म के अंदर सनी लियोनी जो है वो काम करने वाली हैं, तो इसी का हाइप क्रिएट करने के लिए केरला यूनिवर्सिटी ने इनको बुलाया था। पीसीबी ने अब डिसाइड किया जी कि वो बाबर आजम को व्हाइट बॉल कैप्टन रखेंगे इवन आफ्टर द बैड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम इन T20 वर्ल्ड कप, और कोई भी इनको चेंज नहीं किया जा रहा लेकिन कुछ चेंजेस टीम के अंदर जरूर की जाएंगी। आपको पता है कि जो पाकिस्तान है वो दोनों ही इंडिया और यूएसए से हार गया था और जो कनाडा से, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, मसा इन्होंने जो है मैच बचाया था और इसलिए मुश्किल लग रहा है कि सुपर 8 स्टेज में भी ये जाएं। इसके ऊपर बात करते हुए चेयरमैन मोहसिन नकवी जिन्होंने कहा था कि मैं बड़ी मेजर सर्जरी करूंगा, उन्होंने अपना जरा स्टैंस जो है थोड़ा सॉफ्ट किया है और उन्होंने नेशन को कहा है कि प्लीज आप सपोर्ट करें अपनी टीम को। और अभी वो मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि क्या चेंजेस और क्या होगा, उन्होंने कहा जी अभी कंसल्टेशन चल रही हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि कंसल्टेशन स्टेज के ऊपर मैं आपको खबरें दूं। कंसल्टेशंस हो जाएंगी तो फिर मैं आपको दूंगा। कल जनाब जिस वक्त हम आपके साथ क्रिकेट स्पेशल सेगमेंट कर रहे थे उस वक्त वेस्ट इंडीज का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ हो रहा था और यस, ये मेरी पहली जो प्रिडिक्शन थी ये गलत गई थी। मैंने कहा न्यूजीलैंड शायद जख्मी शेर की तरह वापस आए क्योंकि पहला मैच हार गया था तो जीते, लेकिन नहीं, न्यूजीलैंड ने भी अपनी जो है वो कायम रखी जो ट्रेडिशन थी इस टूर्नामेंट में और वो हार गए और वेस्ट इंडीज जो है वो 13 रन से जीता और अब जो है वो सुपर 8 में जो है बिल्कुल उनका रास्ता क्लियर हो गया। ये मैच ब्रायन लारा स्टेडियम तोरुबा ट्रिनिडैड में हो रहा था और इन्होंने 149 फॉर 9 रन्स बनाए थे और इन देयर थर्ड लीग गेम। ट्रबल जो थी इनकी काफ़ी थी क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ वाले 9 विकेट्स अपनी 112 के ऊपर लूज कर चुके थे, लेकिन फिर 37 रन लास्ट विकेट पार्टनरशिप जो थी उसने इनका स्कोर 149 के ऊपर पहुंचाया। इसके अंदर शरफेन रदरफोर्ड जो हैं उन्होंने 68 रन बनाए थे 39 बॉल्स पे, लेकिन जो 37 रन की पार्टनरशिप थी वो थी निकोलस पूरन की जिसने बनाए 17 और अकील हुसैन जिसने बनाए 15। वेस्ट इंडीज जो थी उसने पावर प्ले के अंदर 4 विकेट्स लूज कर दी थी। ट्रेंट बोल्ट जो थे उन्होंने 5 विकेटें ली थी फॉर 16 रन्स इन हिज 4 ओवर्स। इसके अलावा टिम साउदी एंड लॉकी फर्गसन ने 2-2 विकेटें ली थी। न्यूजीलैंड जो है उसने अपना जो ओपनिंग मैच है वो भी लूज किया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो ये जनाब कल की थी। एट सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम इन लॉडर हिल पाकिस्तान जो है वो अपना फाइनल मैच खेलेगा और ये होएगा संडे के दिन अगेंस्ट आयरलैंड जून 16। लेकिन जो वेदर है वो बहुत ही खराब चलता आ रहा है। जो इनका फाइनल मैच है ग्रुप ए का वो लग रहा है कि कहीं उसकी नज़र ना हो जाए। मौसम की अगर हो गया तो फिर इंडिया चूंकि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है ग्रुप ए में तो शायद यूएसए इनसे आगे चला जाएगा। इसके अलावा जो मैच है बिटवीन नेपाल एंड श्रीलंका ऑन वेंसडे वो वॉश आउट हो गया था इसी खराब वेदर की वजह से, तो वैसे ही खतरे अब इनके लिए भी सामने नजर आ रहे हैं। यूएसए जो है वो फेस करेगा कल आयरलैंड को
लेकिन उसमें भी कहा जा रहा है कि शायद थंडर स्टॉर्म्स आएंगे और कांस्टेंट रेन्स की जो है फोरकास्ट है फ्लोरिडा के अंदर। पाकिस्तान जो है उसके पास जो है सिर्फ अभी 2 पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो 2 मैचेस अपने हारे थे, एक यूएसए के और एक इंडिया के खिलाफ। तो अगर ये मैच वॉश आउट हो गया तो पाकिस्तान भी वॉश आउट होएगा। वेस्ट इंडीज के जो क्रिकेटर हैं ब्रायन लारा, उन्होंने बात करते हुए कहा कि जी मैथमेटिकली तो पाकिस्तान हैज अ चांस टू प्रोसीड अहेड, लेकिन यूएसए जो है उसने बड़ी जबरदस्त किस्म की गेम खेली है, तो मुझे लगता है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। वैसे भी माय मनी इज ऑन यूएसए, यानी कि वो यूएसए के ऊपर बेट कर रहे हैं। वो कहते हैं जी यूएसए की टीम जो है इट इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मुझे लगता है कि वो सुपर 8 तक जाएगी और ये एक बहुत ह्यूज हिस्टोरिकल फैक्ट होएगा अगर वो ऐसे कर सके इन द गेम ऑफ क्रिकेट। और जनाब बांग्लादेश ने आज डिफीट किया नेदरलैंड्स को बाय 35 रन्स इन ग्रुप डी एट आर्नोस वेल प्लेइंग फील्ड्स किंग्सटाउन के अंदर। शकीबुल हसन जो है उन्होंने स्कोर किया 64 नॉट आउट। टीम जो थी ऑल टुगेदर उन्होंने 159 फॉर 5 जो था वो स्कोर किया था। तंजिद हुसैन ने 25 बनाए ऑफ 26 बॉल्स। महमूदुल ने 21 बॉलों पे 25 रन बनाए। जाकर अली ने 7 बॉल्स पे 14 रन्स बनाए। और जो हैं ये नेदरलैंड्स के जो कैप्टन थे स्कॉट एडवर्ड्स, उन्होंने टॉस जीता था और इलेक्ट किया था फील्डिंग के लिए। इन्होंने फिर उसके जवाब में बना सके 134 और उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए थे। रिशद हुसैन ने 3 विकेटें ली, तस्कीन अहमद ने 2। और जो दूसरा मैच था आज का ओमान और इंग्लैंड के बीच में था, जो इंग्लैंड ने ओमान को हराया और 47 रन्स के ऊपर, और इन्होंने जो हैं ये रन्स बना लिए 3.1 ओवर्स में ही। तो इस तरह से जनाब ये जीत गए हैं बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है जी। और बहुत ही लो स्कोरिंग ये था। जर्मनी जो है जी वहाँ पे आपको पता ही है कि अब यूरो 2024 होने वाला है, यूरो कप, तो उसके लिए बेशुमार लोग जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं म्यूनिक के अंदर। 14 से ये यानी कि कल से बर्लिन के अंदर शुरू हो रहे हैं। 2.7 मिलियन फैंस जो हैं वो 10 स्टेडियम्स के अंदर देखे जाएंगे। 12 मिलियन फैंस जो हैं वो फैन जोन्स में हैं। 24 टीम्स यहाँ पे खेलने के लिए आ रही हैं, लेकिन इनको बेतहाशा सिक्योरिटी बीफ अप करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ साइबर अटैक्स, हुलिगैनिज्म, और सबसे बड़ा जो इनका मसला है टेररिज्म है। जर्मनी की जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं नैंसी फेजर, उन्होंने वार्न किया है कि यहाँ पे बहुत हाई लेवल का डेंजर है और उन्होंने कहा जी कि टेम्पररी बॉर्डर कंट्रोल्स जो हैं हमने इन प्लेस किए हैं ताकि कोई भी इस मैच के बीच में बॉर्डर्स क्रॉस ना कर सके टूर्नामेंट के बीच में। और इसके साथ साथ यूक्रेनियन जो टीम है उसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी गई है। यहाँ पे मेन थ्रेट जो है वो कहते हैं जी द मेन थ्रेट इज फ्रॉम द जिहादिस्ट टेररिस्ट। भाई टेररिस्ट तो टेररिस्ट ही होता है, जिहादी जिहादी क्या होता है? जिहादी तो टेररिस्ट हो ही नहीं सकता, या टेररिस्ट जिहादी नहीं हो सकता, कोई एक बात है। बहरहाल उनका कहने का मतलब है कि मुस्लिम टेररिस्ट जो हैं उनसे हमको खतरा हो सकता है, क्योंकि वो कोर्ट कर रही थी जो भी रिसेंटली मॉस्को के अंदर हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा जी मुस्लिम टेररिस्ट जो थे वो पकड़े गए। तो मुस्लिम टेररिस्ट आपके, बल्कि टेररिस्ट ही के जो टेररिस्ट होता है उसका कोई दीन ईमान मजहब होता ही नहीं है, तो जिहाद का तो खैर कोई ताल्लुक ही नहीं है टेररिज्म के साथ। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज दिल जलाने के लिए काफी है, क्योंकि विमिल्डन ने अपनी जो प्राइज मनी है वो बढ़ा दी है। और अब जो विमिल्डन जीतेगा, आमिर सोचो उसको कितने पैसे मिलेंगे? कितने मिलेंगे? अपने को 1 मिलियन 64 मिलियन यूएस डॉलर्स मिलेंगे उसको। तो आप डाका मार सकते हैं उसके घर पे। 64 मिलियन यूएस डॉलर। जो सिंगल्स की गेम जीतेगा वो उसको मिलेंगे 3.45 मिलियन यूएस डॉलर्स। ये ऑल इंग्लैंड क्लब ने आज अनाउंस किया है। टोटल अमाउंट जो है 6.8 मिलियन डॉलर्स जो है मोर इस दफा ऑफर किए जा रहे हैं लास्ट ईयर से, विच इज एन 11.9% इंक्रीज। और तकरीबन ये डबल है, क्योंकि अभी तक जो है मिलता था लोगों को 32 मिलियन यूएस डॉलर्स, तो इसको ऑल टुगेदर इन्होंने डबल कर दिया है। और ये ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है पिछले 10 साल से चल रहा है, और यानी कि पिछले 10 साल से इतने पैसे दिए जा रहे हैं यहाँ पे, तो अब जो है ये डबल ही कर दिया उन्होंने। 32 थे, अब 64 कर दिया। ठीक है जी, तो ये थी हमारी जनाब आज की सारी खबरें।